हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम HP एडिसिव के IPO के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस IPO के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलता है तो क्या आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो एडिसिव का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मेरा थोड़ा गलत हो सकता है, तो उसके साथ आपको यहाँ पे बियर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो कंपनी है ये वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर एडिसिव्स और सीलेंट्स प्रोवाइड करवाती है, यानी कि इनको मैन्युफैक्चर करने का ये कंपनी काम करती है। जैसे कि पीवीसी हो गया, फिर उसके अलावा यूपीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट हो गया, सिंथेटिक रबर एडिसिव हो गया, तो ये सारे तरीके के जो प्रोडक्ट्स है ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये पूरी रेंज आ गई होगी। ये पीवीसी से लेके जो लुब्रिकेंट तक जितने भी जो नाम है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो देखिए इतने सारे प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो कंपनी का जो अगर हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कौन सी इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, देखिए प्लम्बिंग एंड सैनिटरी, ड्रेनेज एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके अलावा कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हो गया, फिर उसके अलावा जो इंटीरियर ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है ये यूज किए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे वुड वर्क, फुटवेयर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गया, तो ये देखेंगे एक वेराइटी ऑफ इंडस्ट्री के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी एंसिलरी प्रोडक्ट भी सेल करती है, जैसे कि बॉल वेल्स हो गया, थ्रेड सील्स हो गया, और उसके अलावा जो अदर टेप वगैरह होती है तो वो भी कंपनी सेल करती है। तो अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर यहाँ पर ये कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और इसका जो यूज है अगर हम देखेंगे एक इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट यूज नहीं किया जाता है, इसके लिए डाइवर्सिफाइड इनका यूज भी डाइवर्सिफाइड है। तो देखा जाए तो एज ए बिजनेस मॉडल यहाँ पे हमें ये बिजनेस अच्छा नजर आता है। अब देखिए अभी जो सेकंड क्वार्टर एंड हुआ है, अभी 30 सितंबर 2021 तक कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कंपनी का भी 4 सिटीज के अंदर है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु एंड इंदौर आता है। तो यानी कि अभी 4 सिटीज के अंदर अभी कंपनी के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अभी कंपनी के 750 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है यानी कि यहाँ से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और यहाँ पे 750 कंपनी के अभी टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि 50,000 से भी ज़्यादा डीलर्स को कैटर करते हैं। यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये आगे जाके जो डीलर है उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए 50,000 ऑन डेट अगर इन कंपनी के डीलर्स हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है। और एक छोटी कंपनी में अगर आपके 50,000 डीलर हो गए हैं, आने वाले टाइम पे ये डीलर्स का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके रेवेन्यू के नंबर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। अब अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो विलेज नारंगी में एक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि महाराष्ट्र में है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो फैसिलिटी है ये मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाया जाता है, यहाँ पे तरह तरह के प्रोडक्ट इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो FY 2021 में कंपनी ने 21 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल किए। इंडिया के अलावा 21 कंट्रीज में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को सेल किए, यानी कि यहाँ पे एक्सपोर्ट से भी कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। अब यहाँ पे कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ब्रांड का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, और कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी एक्सपोनेंशियली कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स ग्रो हो रहे हैं। अगर हम देखेंगे जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का वो काफ़ी वाइड है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जैसे कि हमने आपको बोला कि जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी कंपनी का डाइवर्सिफाइड है। जैसे कि हमने बोला कि तरह तरह के प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में भी बात की, कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है। अब हमने ये भी बोला था कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस एस्टेब्लिश हो चुका है। ये देखिए 21 कंट्रीज में कंपनी ने 2021 में अपने प्रोडक्ट को सेल किया है। अगर हम देखेंगे जो इनके कस्टमर्स है छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं है, जो लार्ज बड़ी बड़ी कंपनीज है वो इनके प्लेयर्स हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग इनका सेटअप है, फिर वहाँ पे एक्सपांशन की स्कोप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और कंपनी क्वालिटी के ऊपर फोकस करती है। और क्वालिटी मतलब ऐसा नहीं है कि पुअर क्वालिटी यहाँ पे प्रोडक्ट की है, क्वालिटी यानी कि एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। उसके अलावा R&D के हिसाब से भी यहाँ पे कंपनी ने R&D भी सेटअप कर रखी है, तो जिससे अगर हम देखेंगे तो R&D पे नए नए इनोवेशन से रिलेटेड वहाँ पे कंपनी काम करती है।
अब यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है? तो देखिए, एक तो नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उससे कंपनी को फुलफिल करना है, और उसके अलावा अगर हम सेकंड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का जो फंडिंग है, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो उसका वहाँ पे उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो फंडिंग होगा, यानी कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कंपनी की उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम पिछले 2 साल के फिनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए आपको लगेगा 3 साल पहले का फिनेंशियल क्यों नहीं है, क्योंकि 2 साल पुरानी ये कंपनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1920 में कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स ये थे और उसके बाद में ये 123.9 हो गए। तो अगर हम देखेंगे तो अराउंड 37 करोड़ से हमें ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आया। इन परसेंटेज वाइज 40% का रेवेन्यू ग्रोथ हमने यहाँ पे देखा है। अगर नेट इनकम की बात करेंगे तो देखिए अगर इतना रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो लगभग 10 करोड़ का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था और 8.2 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन है। देखिए एक छोटी कंपनी के हिसाब से अगर हम देखेंगे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन का नंबर है मेरे ख्याल से अच्छा ही। लेकिन देखिए हमारे पास यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल रहेगा। अब देखिए 15 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और 17 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा और 274 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है और एक लॉट में यहाँ पे 50 शेयर है। तो अगर हम देखेंगे तो एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 13,700 रुपये लगेंगे। अगर इशू साइज की बात करेंगे तो लगभग 125 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 113 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू है, यानी कि ये जो पूरा पैसा ये कंपनी के पास जाने वाला है और कंपनी अपने ग्रोथ के लिए इसे यूज करने वाली है। अगर ऑफर फॉर सेल की बात करेंगे तो ये नंबर आता है 12 करोड़ पे। तो देखिए ये जो 12 करोड़ का जो नंबर है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा, जो कि अंजना हरीश मोटवानी और करण हरीश मोटवानी जी, जो कि इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब देखिए अगर हम अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 22 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर हम रिफंड की बात करें, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 23 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। और अगर हम डीमेट की बात करेंगे तो 24 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो। अगर लिस्टिंग की बात करेंगे तो 27 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो देखिए अब मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा आपको रिटेल कैटेगरी में, जिसके लिए 13,700 रुपये लगेंगे और मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1,91,800 रुपीज़ लगेंगे। अगर आपको देखा जाए तो अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आप रिटेल कैटेगरी के अलावा HNI कोटा में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एट दी एंड हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो 2021 के कंपनी के नंबर्स हैं उसके हिसाब से जो पी रेशियो का नंबर आता है वो है 7.74, यानी कि उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 35 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पे कंपनी का पी रेशियो का नंबर आता है। तो देखिए सिर्फ 125 करोड़ का आईपीओ है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम है, तो उसके हिसाब से अगर हम 35 के पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो ये पी रेशियो जस्टिफाइड है। और अभी तो ये कंपनी के रेवेन्यू के नंबर जिस तरीके से ग्रो रहे, अगर आने वाले टाइम पे वही नंबर्स से ग्रो होंगे तो एट दी एंड वहाँ पे मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और मार्केट 50 के ऊपर का पी देने में यहाँ पे कोई भी दिक्कत मार्केट को नहीं होगी। लेकिन एक सबसे बड़ा इश्यू जो मुझे यहाँ पे ये नजर आता है, कंपनी ने जो एग्रेसिवली डेट कम किया है। देखिए जो रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बड़े थे तो देखिए 13 का यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी था और ये नंबर हो गया सीधा 3.33 पे। लेकिन अभी भी ये जो डेट टू इक्विटी वाला नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर एकदम से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हो जाते हैं तो वहाँ पर इसके लिए इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर आता है 79% पे और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ये भी 31% पे। तो देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल थोड़े हमें अच्छे नजर आते हैं, लेकिन जो नेट एसेट वैल्यू का नंबर है ये 9.74 पे, तो यानी कि अगर जो प्राइस टू बुक रेशियो है यहाँ पे अराउंड 27 टाइम्स पे आती है। लेकिन देखिए कंपनी का जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आने वाले टाइम पे एग्रेसिवली कंपनी डेट कम करती है तो वहाँ पे कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और एट दी एंड जो प्राइस टू बुक रेशियो का जो फैक्टर है वो हमें अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। तो एट दी एंड यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ऑलरेडी अगर हम देखेंगे तो 4 आईपीओ है। अगर हम देखेंगे मेट्रो ब्रांड का आईपीओ भी है, मेड प्लस का भी है, डेटा पैटर्न्स का भी आईपीओ है। तो अगर हम देखेंगे ये चौथा आईपीओ है, तो ऐसा नहीं है कि ये अकेला आईपीओ, तो भले ही छोटा आईपीओ है और 10% का यहाँ पे रिटेल कोटा है, क्योंकि कंपनी पहले लॉस में थी और एग्रेसिव कंपनी नजर आती है।
तो लगभग 12.5% का रिटेल कोटा है। तो देखिए मेरे ख्याल से आपका फोकस यहाँ पे जो डेटा पैटर्न्स हो गया, फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो मैप माई इंडिया ये जो कंपनी है, यहाँ पर मेरे ख्याल से आपने अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 12.5 करोड़ का रिटेल कोटा है। अगर मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे 1500 करोड़ का आराम से यहाँ पे जो रिटेल सब्सक्रिप्शन होगा वो हो जाएगा, यानी कि आराम से 100 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पे रिटेल कोटा में देखते हुए नजर आएंगे। तो देखिए 100 टाइम्स में आपके अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम होंगे। अगर हम बात करेंगे मैप माई इंडिया डेटा पैटर्न, तो यहाँ पे 35% का रिटेल कोटा है और इनकी डिमांड भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे अगर 50 से 60% का भी अगर आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वहाँ अप्लाई करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस आईपीओ में आपने अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मैप माई इंडिया और डेटा पैटर्न्स में अप्लाई करने के बाद फंड नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसे अवॉइड करना ही चाहिए रहेगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी मैप माई इंडिया होनी चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी आपकी डेटा पैटर्न्स होनी चाहिए। और अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए यहाँ पर अभी कंपनी का एनालाइज करने के लिए ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आईपीओ में जरूर अप्लाई कर दें, फिर उसके बाद में एक कंपनी को रेगुलरली एनालिस करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी का नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़े रिस्क बने रह सकते हैं। बाकी एक इसमें डेफिनेटली मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी नहीं रहेगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको एचपी एडिसिव के पूरे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।